So guys, आज एक स्पेशल Hi my friends, मैं बोलूँगा I am Ashwin Kaushal. आप लोग तो मुझे जानते हैं as an actor, writer and a director, and I have an honor to get myself interviewed by Virji on his beautiful channel. And here today कुछ ऐसी बातें होंगी जो behind the scenes क्या हो सके. I would like to share with the audience, and I hope you like this. Sorry sir. तो अश्विन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अश्विन जी के बारे में जो जानते हैं उसके अलावा बहुत सी ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, और वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री में आपकी जो जर्नी है वो आपसे नहीं बल्कि आपके पापा जी से शुरू होती है। तो कौशल भारती जी जो मशहूर लेखक रहे हैं, उनके ज़रिए या उन्होंने जो आपसे यादें बातें शेयर की या उनसे करीबी लोगों ने जो आपको बताया है, मैं चाहूँगा कि वो सारी बातें आप बताएं। क्योंकि मैं अपने चैनल पर अक्सर पुरानी बातें करता हूँ जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहले हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर अभी की जो जनरेशन है वो बहुत कम जानती है। तो अगर अच्छा होगा कि हम शुरू करें आपके फादर की जर्नी से। बेटर ही होगा। आज मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा जो मूवी मुगल थी। अच्छा। और फिल्म सम्राट, मुगल एक ही मेथड एक्टर थे जो इंडिया से मार्लन बैंडो बोलते थे, और वो थे लेट मरहूम दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान। उनके बारे में और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इन पर्सनल लाइफ किस तरीके से थे और क्या थे। तो ये सारी बातें जो हैं मेरे वालिद साहब, मेरे मरहूम वालिद साहब श्री लेट कौशल भारती, और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी पल दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि वही एक राइटर थे। सलीम जावेद साहब भी जानते हैं या पूरी इंडस्ट्री जानते हैं, जो फनकार हैं वही जानते हैं कि सिर्फ एक कौशल भारती ही था राइटर जिसने 10 साल दिलीप कुमार के साथ एक ही बिस्तर पे अपनी ज़िंदगी काटी थी। तो आज हम मानकर चलें कि दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएंगी जो लोग अभी तक नहीं जानते। तो पहली बात जो आपसे शेयर की गई या जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करके गई, मैं चाहूँगा कि उसका जिक्र आप करें। द ग्रेट मरहूम दिलीप कुमार साहब जो हैं वो बेसिकली मेरे डैड हमेशा कहते थे ही वॉज 2 characters in one time. Okay. And only the person, especially my father, मेरे पापा, मेरे वालिद साहब ही वो जानते थे कि इस समय बोल कौन रहा है, दिलीप कुमार बात कर रहा है या यूसुफ खान। आप इस बात को समझिए। डोंट रीड माई लाइन्स, रीड द इन बिटवीन द लाइन्स। तो हमेशा 2 किरदार थे दिलीप साहब के। कब पता नहीं कब यूसुफ खान बात कर रहा है और कब पता नहीं कब दिलीप साहब बात कर रहे हैं। He was a great actor on screen and he was a great actor off screen also. So you never know. So he was a great man and अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एक इम्पोर्टेंट किस्सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो शायद आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। बिल्कुल बताइए। मेरी आपकी सबसे फेवरेट फिल्म दिलीप साहब की मेरी रही है गंगा जमुना। गंगा जमुना में जिस तरीके से दिलीप साहब ने एंड में हे राम बोला जी, जब उनको बोली लगती है, वो राम उस तरीके का इमोशन वो मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया। जब ट्रायल हो रहा था पिक्चर का तो मेरे पापा बैठे थे, तो जब वो हे राम बोल के वो फिल्म में उनका इंतकाल हो जाता है तो फ्रंट रो में औरत बैठ के हिस्टेरिकल हो गई और चिखने लगी, यू कांट डाई, यू कांट डाई, यू कांट डाई। तो यूसुफ साहब को स्पेशली बुलाया गया कि इनको पकड़े, तो यूसुफ साहब ने उनको छोड़ दिया। आई एम हियर, आई एम नॉट डेड, दैट्स अ फिल्म। वैसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है वो रियल एक्टिंग है कि आप एक ऐसा इम्पैक्ट, और उसके बाद वैसा इम्पैक्ट क्रिएट किया तो अमिताभ बच्चन ने। मेरे डैड को लाने वाले भी वही थे, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो आर्मी से भगोड़े थे, वहाँ से भाग के आए थे और बॉम्बे में आकर पहली पक्की सड़क कभी नहीं देखी थी। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था उस ज़माने में, जब 3 तिगड़ी में से एक को अपने साथ लेकर चले। अब ये ऐसी बात होगी जैसे एक भिखारी रोड पे चलता हुआ कहेगा आपसे कि मैं एक दिन शाहरुख खान की जेब में चला जाऊंगा।
और शाहरुख खान मेरे बगैर चल नहीं पाएगा। तो आज जैसे 3 तिगड़ी है 3 खानों की, वैसे उस ज़माने में 3 सुपर पावर्स थे, दिलीप साहब, राज कपूर एंड द ग्रेट देवा। तो ये 3 तो चलते ही थे। तो इन तीनों में से एक को किस तरीके से पकड़ा जाए अपने साथ करने में, तो ये खैर, तो ये ख्वाब देखते थे। था तो कुछ नहीं, वेरी गुड लुकिंग मैन, माय फादर वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट उनको राइटिंग का तो शौक था, लेकिन उनको पता नहीं कि वो कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं खुंदती आज एक्टर हूँ। हाँ, जो मेरे फादर वांटेड टू बी एन एक्टर। और दिलीप साहब ने एक चीज़ कही थी मेरे वालिद साहब से कि एक फिल्म में 2 दिलीप कुमार कैसे हो सकते हैं, बिकॉज माई फादर वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कभी डिनाई नहीं कर सकेंगे, जैसी संगत वैसी सोबत, और वैसा उठना बैठना वैसे ही होता है। आप जिसके साथ दिन रात रहें ना, आपका हाव भाव, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, वही नेचर, वही झलक वैसी ही हो जाती है। तो आप मेरे फादर की मैं फोटोग्राफ्स बताऊंगा तो काफ़ी शेड्स थे यूसुफ साहब के। वॉज द मिक्सचर ऑफ 3 पीपल। ऐसे लगता था कि ये झलक इनकी तीनों भाइयों की हो सकती है, एक कौशल भारती, एक यूसुफ खान या उर्फ दिलीप कुमार साहब, एक प्रकाश मेहरा उनके जो हमारी फैमिली फ्रेंड रहे हैं, वो भी कमाल की पर्सनैलिटी थे, और एक दत्त साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग, गोल्ड फेस बट डीप आइज, देखने का वो बहुत ही बेबाक किस्म के इंसान, वेरी पंजाबियत, पेशावरी, पाकिस्तान पंजाबी, वो सारे थे, ये सारे जाट लोग थे, ये सारे पंजाबी थे, इंक्लूडिंग यूसुफ साहब। तो वैसे ही दौर शुरू हुआ, किस तरीके से मशक्क़त करके, जब मैं अपने पापा की एक बुक लिखने के चक्कर में हूँ, जो मेरे फादर की किताब जो है वो अधूरी रही है, और उस किताब को मैं लाना चाहता हूँ, जबकि मेरी बहन दीप्ति नावल ने कहा कि यू राइट अ बुक, आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन इट। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे डायरेक्टर एज एन एक्टर बने, मेरे एक शो आ रहा है चमक, उनके डायरेक्टर बड़े फेमस है रोहित जुगराज जी, उन्होंने मुझे 4 दिन पहले बोला कि आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन योर फादर। तो ही इज आस्किंग मी टू वर्क ऑन दैट, सो आई ऑल्सो वांट टू शो द फिल्म अबाउट माई डैड कौशल भारती। तो उनकी एक बुक थी फ्रॉम गन टू पेन, बिकॉज ही वॉज इन द आर्मी, सो दैट वॉज फ्रॉम गन टू पेन, यस। और वो किताब कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, उसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा ताकि मैं सारी डिटेलिंग्स और इंटरव्यू तो इतना नहीं होता, आपको पता चल जाएगा। खैर वहाँ से उनकी शुरुआत हुई एज अ राइटर, क्योंकि उन्हें पता था कि एज एन एक्टर मेरी तो दाल गलेगी नहीं, तो एज अ राइटर शुरू हुई। और द ग्रेट दिलीप कुमार जब अपने पीक पे थे, तो उन्होंने मेरे फादर के सिर पे हाथ रखा, सरपरस्ती रखी। एक अच्छी बात यह है उज्ज्वल जी कि आज के ज़माने में सलीम अंकल ने बहुत अच्छी बात कही। उस दिन मैं देख रहा था, मैं सलीम अंकल को अपना भगवान मानता हूँ। अभी अरबाज के साथ जो जी अरबाज ने एक इंटरव्यू किया था कि आजकल कंटेंट कहाँ है, तो बोलते आजकल लोग पढ़ते कहाँ हैं। अच्छा, पढ़ते कहाँ, बहुत अच्छा, एग्जैक्टली। पढ़ने का टाइम कहाँ है किसके पास, कौन पढ़ता है? इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने आप को यही ज्ञान देता हूँ कि पढ़ो, तब अच्छे राइटर बनोगे। जैसे मेरे पापा भी उनको सबसे खुश करना है ज़िंदगी में, तो उनको एक किताब दे दो, तो 2 दिन वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। किताब पढ़ते रहेंगे, ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे, वैसे वो कौशल भारती बने। उनकी जर्नी जो रही उसमें कुछ ऐसी बातें जो आपने बताया कि वो दिलीप कुमार साहब के साथ इतना क्लोज थे, तो कुछ ऐसी बातें मैं चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते हैं दिलीप कुमार, बहुत सारी, वो अगर आपको पता है। मैंने कहा ना कि 2 पर्सनैलिटी थे, कि यूसुफ खान कौन बोल रहे हैं। और एक कमाल का किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता, ये मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर करूँगा। मेरे फादर ने 22 साल की उम्र में द बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए अवार्ड मिला था उन्हें, फिल्म थी वैसे डायलॉग्स। फिर 90s में सलीम जावेद साहब ने काफ़ी लिखे, जिसमें डायलॉग राइटिंग कहते हैं, दीवार आई थी। ये शुरू हुआ था मेरे फादर के टाइम से। फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कारदार साहब की फिल्म थी, इट वॉज अ रीमेक ऑफ अ साउथ। दिलीप साहब फिल्म में थे बट नेचुरल हीरो। दूसरी हाइट समथिंग उस पिक्चर में, फाउंटेन हेड
इट वॉज अ रीमेक ऑफ फाउंटेन आई थिंक सो। और वैसे डायलॉग्स इतिहास में बहुत कम लिखे गए हैं। तो दिलीप कुमार साहब ने ये ट्रेंड शुरू किया था कि एक इंसान कैसे कन्फेस करता है भगवान के सामने। तो उनका वो डायलॉग था, अगर आप प्ले करना चाहेंगे, तो वो शिव के मंदिर के आगे वो बोलते हैं कि ये औरत की मर्यादा के नाम पर एक बेगुनाह का दिल ना जाने किस बेवफा ने तुम्हारे चरणों में रख दिया। वो आदमी क्या जिसने प्यार को अपना धर्म माना, जिसने मोहब्बत को अपनी अंगार भरी परीक्षा समझकर अपना तन मन सब कुछ जला दिया। मैं हूँ वो कमबख्त, मैं हूँ वो बदबख्त। ये लाइंस कहाँ मिलती है आजकल? लोग बोलेंगे व्हाट शिट यू टॉकिंग। तो वो जो सीन था वो बड़ा ही डिफिकल्ट सीन था। तो मेरे पापा और यूसुफ अंकल एक ही रूम शेयर करते थे, क्योंकि दिलीप साहब को हमेशा एक शौक था कि वो अपने राइटर को अपने साथ लेके चले। भले पिक्चर का राइटर कोई और हो, लेकिन राइटर अपने साथ लेके चले। कि सुभाष जी ने भी बोला था एक बार भाई साहब ने कि रात को मुझे फ़ोन आ गया था सौदागर पे कि सुभाष मैंने एक कुछ सीन लिखा है ये कल के डायलॉग के लिए, इतना वो बेचैन होते थे। तो सुभाष जी ने बोला रात हो गई है, तुम सौ जाओ, कल सुबह देख लेंगे आपके भी डायलॉग क्या है क्या नहीं। दैट्स व्हाट मेड हिम द ग्रेट दिलीप कुमार। आजकल कौन इतना डेडिकेशन हाँ कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ लिखूँ। मुझे लगता है कि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो गोविंदा ने बात कई बार कही है कि उन्होंने सेट पर बैठकर डायलॉग लिखे। इसके अलावा और कोई रिसेंट टाइम तो कोई याद नहीं आता कि कोई आज का कोई एक्टर याद आ रहा हो जिसने वहाँ बैठकर स्पॉन्टेनियसली कुछ लिखा हो या कोशिश किया हो। देखिए मैं अपने मेंटोर सुभाष जी को याद करता हूँ। सुभाष जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि आजकल जो है वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट वाइज बेची जाती है। जब से टाई वाले आ गए हैं हमारी स्क्रिप्ट की भावनाओं में, तो हर चीज़ प्रोडक्ट से ही बेची जाती है। उनको लाइनों में भी कोलगेट दिखता है। तो वो सुभाष भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली। तो क्रिएटिविटी बहुत कम लोगों में रहेगी। तो इम्पोर्टेंट बात वो थी कि जब वो सीन शूट होने वाला था और जब वो सीन शूट हुआ तो काफ़ी लोग थे वहाँ और किसी रीज़न की वजह से यूसुफ साहब से वो सीन नहीं हुआ। अच्छा, जबकि उन्होंने रात में वो बेचैन थे इतना और तैयारी कर रहे थे और लाइनें लिख रहे थे। मेरे फादर ने लाइन लिखी और वो सारा हुआ, सब कुछ हुआ। सुबह 7 की शिफ्ट थी और मेरे पापा बहुत लेट पहुँचे और 1000 का क्राउड था और वो कन्फेस का डायलॉग था और वो यूसुफ से हो नहीं कभी, और वो कभी फंबल हुआ, कभी वो जो भी होता है, लेकिन वो सारा दिन कैमरा चलता है। ये कौन सी फिल्म है? दिल दिया दर्द। अच्छा, दिल दिया दर्द। अच्छा, ओके। और जब वो वापस आए तो मेरे ख्याल में शायद शूटिंग पैकअप कर दिया हो लंच के बाद। ये मुझे वेगली याद है ऑफ माई व्हाट माई फादर वाज सेइंग। और जब वो वापस आए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया बेडरूम का। तो तब मेरे डैड ने कहा था कि अब जो अंदर गए हैं शख्स वो दिल के वाला। अच्छा, ओके। वो यूसुफ था। आप फॉलो करें। नाउ आई कांट डिस्टर्ब हिम बिकॉज दैट पर्सन इनसाइड इज यूसुफ था। और उस दिन शाम को भी मेरे फादर से उन्होंने तफरीह नहीं की, बात नहीं की और वो ज़्यादा भारी। तो कहीं ना कहीं वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर। मुझे नहीं पता, दरवाज़ा बंद था, ये मेरे डैड के वर्ड्स हैं। अगले दिन इतना अनाउंस हुआ कि रात को ऑपरेटर ने बोला सर टुमारो 7 o'clock शिफ्ट इज बुक बाय सर कंफर्म। तो मे बी वो कंफर्म हो गई। तो मेरे डैड ने बोला अब जो है मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो अगले दिन सुबह मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मैं भी फटाफट निकल जाऊँगा और उन्होंने ये हिम्मत नहीं कि मैं पूछूं कि मैं भी साथ चलूँ, क्योंकि दैट वाज दिलीप कुमार नॉट यूसुफ खान। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग पापा ने कहा कि मेरी आँख खुली कुछ 9 बजे। मैं कहा रे पापा रेडी होके फटाफट टैक्सी बुलवाई और प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन की जैसी गाड़ी आई तो पता चला यूनिट पैकअप करके वापस आ गई। क्या हो गया था? 7 बजे फर्स्ट शॉट ओके। ओह अच्छा, ओके। सेकंड शॉट ओके, थर्ड टेक ओके, फोर्थ टेक ओके। अब मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने यही बात अमिताभ बच्चन में देखी सूर्यवंशम करते समय। अच्छा, ओके। अभिजीत जी का भी यही सेम हाल था कि एक वो जो सीक्वेंस थी वहाँ पर अपना
जहाँ पर हीरा अपने बेटे को बाहर निकाल देता है, तो बहुत काफ़ी कुछ लंबी चौड़ी लाइन्स थी। तो अमित जी से वो मेरी करेक्ट पिच नहीं आ रहा था, तो बहुत इरिटेट हो गए थे मुझे। तो कमिंग बैक ऑन दैट इट इज लेटर ऑन, बट दिस वन व्हाट हैपेंड वाज दिस। और बाद में शाम के समय यूसुफ साहब ने पापा के साथ, तब यूसुफ खान साहब थे, तो मेरे पापा ने देखा कि उनके बेडरूम में उनका जो बिस्तर था, तकिया, वो गीला था। सारी रात वो रोते रहे। ये बात किसी को नहीं पता। आज कौन होगा कोई। आजकल तो देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, वो अगर उनको 2 लाइन में भी बोलना होता है तो पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा होता है और उसको रिपीट कर रहे होते हैं। ये हालत आ चुकी है। अपने अपने क्राफ्ट के लिए उनका डेडिकेशन नहीं है। अब देखिए सर, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि जिसकी भैंस उसकी लाठी। इस इंडस्ट्री में 35 इयर्स मुझे हो गए। मैं बड़ा सुपरस्टार तो नहीं बन पाया, लेकिन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। लोग मुझे अपनी पहचान से जानते हैं और यही मेरी पहचान रहेगी मरते दम तक। लेकिन इसमें डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्षय कुमार साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग स्टूडियो के बाहर खड़े हो गए, लेकिन आज मेरी किस्मत ने मुझे साथ दिया। तो मेहनत तो सब करते हैं। मैं मिथुन चंद्र साहब का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था। वो उन्होंने हमेशा मुझे एक बात सिखाई कि आदमी तो अपनी औकात और अपना अतीत कभी नहीं भूलता। मिथुन चक्रवर्ती भी यही कहते हैं कि नसीब से मिलता है सब। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, उस वक्त भी करता था जब मैंने मृगया की, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं मिला। तो यही उन्होंने कहा कि डिस्को डांसर हो, प्याज गुप्ता नहीं हो या मृगया हो, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जो मैंने बिना मेहनत की, लेकिन उसमें मिलने वाले जो प्रतिफल थे वो अलग अलग है और उसमें किस्मत का रोल हो जाता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मेरे नाना साहब जो थे उन्होंने भी 2 फिल्में बनाई जी। एक फिल्म बनाई थी फांदेबाज, मेरे पापा ने लिखी थी, गोल्डन जुबली थी धर्म जी की। दूसरी PS लाल, पूरा सुंदर लाल। और दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई थी, सुरजीत ओझला भी प्रोड्यूसर था, उस फिल्म का नाम था रुस्वाई। उन्होंने मुझे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उस फिल्म में अनदर ग्रेट एक्टर थे हरि भाई। जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे तो लंच ब्रेक था और दोपहर के समय पेड़ के नीचे बैठे थे फिल्म सिटी में, सिगरेट यूं स्मोक करते थे और कुर्ता पजामा पहने हुए और बहुत डिस्टर्ब लगे हुए। तो मेरे नाना ने वहाँ गए और बोला कि हरि भाई मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? बैठिए लाल साहब। तो ही वॉज अ प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजिंग। कहते क्या सोच रहे हैं आज आप, बहुत उखड़े हुए लग रहे हैं। कहता लाल मैं इतना पैसा क्यों कमा रहा हूँ? मैं रोज देख, मेरा रोज सुबह मैं सोचता हूँ आज मैं प्रोड्यूसरों को बढ़ा दूंगा और कोई भी प्राइस बोल देता हूँ उनको पैसे, वो हाँ बोल देता। मैंने जानबूझ के अपना इतना प्लेट निकाल दिया ताकि लोग भागे, लेकिन लोग मेरे पास आ गए। तो आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी, वो तो लाल, मेरी फैमिली में कोई ज़्यादा जिंदा नहीं रहा। मेरा भाई इतना जल्दी मर गया, वो मर गया। मुझे भी नहीं लगता मैं इतना खींच पाऊँ। अच्छा, ये हरी भाई की वोट से मुझे भी नहीं लगता कि मुझे समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी कितनी। मुझे भी डर लगता है, इसलिए मैंने आज तक शादी वादी भी नहीं की। ये उनके वर्ड से ऑन रिकॉर्ड संजीव कुमार से। तो मेरे नाना ने बोला आप क्यों इतने उदास हो गए? कहता नहीं आज पता नहीं ख्याल कहीं और चला गया, सोच रहा हूँ मैं। घर का भी किस्सा था, वो घर खरीदना चाहते थे तो घर खरीद नहीं पाए, उन्होंने घर खरीदा नहीं, कुछ ऐसा भी किस्सा है। किस्से तो बहुत है, लेकिन ये अंडरलाइन वाली बात बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि आदमी अपना थोड़ा बहुत उसको पता हो सकती है, फोर्स ही हो जाता है। और देखिए लाइफ का एक सच तो वो है, आज हमारा बैठे बात कर रहे हैं, आज जो जिस जगह जहाँ भी लोग बैठे बात कर रहे हैं वो कब तक है, कहाँ तक चीजें जाएंगी, कहाँ तक बातें जाएंगी, कुछ पता नहीं। देखिए मैं लाइफ की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो हमें बताती है कि लाइफ के साथ में ईमानदार होने की जरूरत है। मैं अपने जिंदगी में एक ही गुरु को मानता हूँ, वो है ओशो, रजनीश। बिल्कुल, ओशो जी को तो मैं भी बिल्कुल।
उनके कहने के अनुसार, कृष्ण जी के कहने के अनुसार, और मैं सबसे खूबसूरत चीज़ मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ वो है मौत। और इंसान क्यों भागता है? अगर हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे ही। आज नहीं तो कल विकेट तो डाउन होगी। कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, तो कोई मरेगा तो सही। और वो जो एक फिलोसफी है ना कि आप हर दिन को मानकर चले कि शायद ये आखिरी हो सकता है। और मेरे नाना ने बात को घुमाया, वो बहुत डिस्टर्ब थे, बाल बिखरे हुए, सिगरेट पी रहे हैं, सोच रहे हैं। एक आदमी को भनक आती होगी। और कुछ टाइम पहले, उनकी डेथ से पहले, उन्होंने मेरे रिश्तेदार के घर खाना खाया था, जो मराठी फिल्मों के भगवान राइटर थे। आज वो मेरे सारे खानदान में सबके सब फिल्म इंडस्ट्री में है, और उनका नाम है मरहूम मधुसूदन कालेलकर। वो मराठी फिल्मों के भगवान एज अ राइटर। अगर मधुसूदन कालेलकर किसी राइटर मराठियों को बोल दो तो वो बोलेगा वो तो आशीर्वाद लेंगे। ही वाज लाइक दादा साहेब फाल्के। और हरी भाई और मधुसूदन जी की ड्रिंक एंड खाने का तो बहुत शौकीन था। उन्हें पाया बहुत अच्छा लगता था खाने। एक दर्जन पाया रोज खा जाते थे ड्रिंक के साथ, हरी भाई। और उस दिन मैं बता दूं, हरी भाई जरीवाला संजीव कुमार साहब का असली नाम था, क्योंकि हो सकता है जो यंग जनरेशन है वो शायद ना जानती हो। तो जी बताइए प्लीज। तो लास्ट दिन उनके साथ उन्होंने फिश खाई, और फिर वो अगले दिन वो नहीं रहे। तो मधुसूदन कालेलकर साहब को इसका धक्का लग गया, और मैंने ये सुनने में आया कि कई हद तक वो इस गम की वजह से भी शायद उनका निधन हुआ। यार हरी भाई ने खाना वाना खा के गए थे और उनकी डेथ हो गई, और क्या होगा? आदमी सोचता है, गलत दिमाग नहीं चला जाता है। इट वाज अनदर ग्रेट मैन। तो कमिंग बैक ऑन माय फादर, तो इतनी बेचैनी, इतना ये, तो मेरे वालिद साहब के साथ। और वैसे इनकी एक जर्नी रही, खाने पीने का बड़ा शौकीन। मेरे पापा की शादी भी करवाई, और जब हम पैदा हुए थे तो हमारा नामकरण में भी हमारे हॉस्पिटल में आए थे। तब मेरे पापा गोल्डी साहब की पिक्चर लिख रहे थे, तेरे मेरे सपने। तो दोनों हाथ में लेकर मेरी बहन और मुझे, और बोला कि मेरी मम्मी को पंजाबी में बात की, मेरी नानी को ठीक पंजाबी बोलते थे पूरा। और तुसी ठीक हो? तो he was basically a great man। और खाने का बड़ा शौकीन। मुझे लगता है उस साइड के जितने लोग हैं जो मतलब पेशावर से आए थे, फ्रंटियर, तो सभी के साथ मतलब राष्ट्रपति खानदान में भी खाने वाने का बहुत ज्यादा फ्रंटियर वाले। और आज मैं चिंटू साहब को मिस करता हूँ। उनसे जुड़ी कोई बातें हैं तो बताइए आप जरूर। वो तो उनकी जो सरपरस्ती कुछ टाइम तक मेरे सिर पे रही, क्योंकि मैं राशन जोशी जी को असिस्ट कर रहा था दामिनी फिल्म में। उन्होंने मुझे ऋषि कपूर के भाई का रोल में कास्ट कर दिया। मैंने बोला सर ये क्या? कहता मुझे ऐसे कास्टिंग मिलेगी नहीं। और वहाँ से शुरू हुआ ये दौर रेपिस्ट का एज अ विलेन। लेकिन चिंटू साहब के ब्रदर का रोल, और चिंटू साहब से पहली बार मुलाकात, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। एक सीन था, रेप के बाद मुझे बहुत मारते हैं। वो 6 या 7 रिटेक हुए, लेकिन रियल थप्पड़ पड़े मुझे ऋषि कपूर के। वो पूरा सूझ गया था जैसे। और फिर उनको बड़ा बुरा लगा, तो अपने असिस्टेंट को भेजा, बोला बुलाओ शुरू बुलाओ। और फिर लंच मेरे साथ खाया, मुझे चाइनीज़ खिलाया, बहुत प्यार खिलाया। फिर उन्होंने मुझे एक फिल्म दिलवाई। तभी नए डायरेक्टर थे राज कंवर, उन्होंने फिल्म बना रहे थे कर्तव्य। उसमें मुझे विलन का रोल दिलवाने वाले में चिंटू साहब। आई मिस हिम यार, उनके बारे में मैं क्या बताऊँ। गुड पीपल नेवर स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। बेपाक इंसान, सब कुछ ये। और वो उनके मैं जो बहुत रिसेंट ट्वीट्स होते थे वो पढ़ने में बड़े दिल खोल थे। लॉकडाउन के टाइम पे जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो भले लोगों को कैसा भी लगा, लेकिन वो बड़ा सही था यार। दारू की दुकानें खुलवा दो, उन्होंने बोला। ऐसी कई चीज़ें, मतलब क्या होता है कि वो उनके बीच में शायद वो पर्दा नहीं था, कोई फिल्टर नहीं था कि ये सोच रहा हूँ और कहना ये नहीं। वही काम मुझे लगता है कि शायद वो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जो आप सोच रहे हैं वो आप कह रहे हैं। वो अंदाज, तो उसके लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। वैसे डिप्लोमेसी के नाम की कोई चीज़ आज हर एक में होती है, लेकिन ऐसे बेपाक इंसान बोलते हैं
यार ये आदमी गड़बड़ है, एग्जैक्टली। अगर बिकॉज वो कोई सच्चाई को बात पी नहीं है। पाते। कितने लोगों ने कब तक रजनीश जी को कंडेम एग्जैक्टली, किया। मैं वहीं आ रहा था। मैं खुद रजनीश जी को फॉलो करता हूँ कि ओशो को इसीलिए नापसंद किया गया क्योंकि उन्होंने वो कहा जो आप सोच रहे हैं। मैंने बहुत छोटी उम्र में ओशो को फॉलो करना शुरू किया सिर्फ इसलिए कि ये व्यक्ति तो वही कह रहे हैं जो सोच रहे हैं, वही कह रहे हैं, यानी कोई बीच में कोई पर्दा फिल्टर नहीं है। ये कितनी खूबसूरत है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मैं तो इतना बड़ा शौक हो गया, उस दिन काफिला निकल रहा था आसाराम बापू का, जी। इतने फॉलोअर्स। अरे जब आपको प्रूव कर चुके हैं किस किस्म के, ये वो प्रकाश झा ने बिल्कुल सही बोला है कि ये इस देश में जो है ना, ये आस्था के अंधे हैं। आस्था के अंदर एग्जैक्टली। हाँ, एक बार कुछ चीज अट्टा सट्टा बैठ गया तो बाढ़ जैसी आ जाती है। ये बिल्कुल सही है। इतने हैं, मतलब आप हर गांव गिराव में जाइए, आपको 2-4 ऐसे मिल जाएंगे और आदमी आंख बंद करके फॉलो करते बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए आप कितने सारे एलिमेंट्स चाहिए, आपकी आवाज़, आँखें और जो डायलॉग डिलीवरी है, जहाँ पॉज लेना है, पूरी बॉडी आपकी आती है। आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिर्फ जुबान से डायलॉग बोलते हैं पर आँखें कुछ और कह रही होती हैं या कुछ कह ही नहीं रही होती। यहाँ जो ये लोग तो एक्टिंग के मतलब नहीं, मैं इसमें institutions हैं। नहीं सर, मैं इसमें हमेशा डिफाई करूँगा। जी बताइए। ना आंखें कुछ बोलनी चाहिए ना ये। मैं सक्सेस हैज द ग्रेट हिटलर एडोल्फ ने कहा है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, डिफीट इज ऑफन। यहाँ किस्मत चलनी चाहिए। तो लोगों को आंखें भी दिखने लगती अगर हैं और आपको आवाज़ भी दिखती मैंने है। एग्जैक्टली, अगर अमिताभ के बाद अगर इंटेंसिटी का बाप अगर मैं किसी को मानता हूँ तो 2 ही आदमी हैं जो मेरे फेवरेट हैं। आई एम अ फैन ऑफ, वन इज द ग्रेट नाना पाटेकर, उस जैसा इंटेंस एक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सेकंड इज मरहूम मेरे गुरु ऋषि कपूर साहब। इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, उसके बाद में अगर कोई इंटेंस है तो मिस्टर ऐसा, उसकी आँख। जब वो शुरू में आए थे तो नाना ने बोला यार एक मुंडा आ रहा है कि आए थे डोरा मतलब वो आंखों से बोलता है वो, बड़ी आंखें हैं। इसी इंटेंसिटी कहाँ से लाएंगे? नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जी, अर्थ सत्य, इंटेंसिटी। मिथुन चक्रवर्ती, क्या नाम था उसके पिक्चर का, पंपाच, इंटेंसिटी। वो उसमें वो था, वो आपने बोला जिसमें अवार्ड मिला था, मृग्या। तो एक अलग ही, और तो उनकी शुरुआत शुरू किया। I feel sir, in this film industry only one thing counts is destiny. नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अमिताभ बच्चन की वो तो महमूद जी की वजह से सस्टेन हो गए। अगर अमिताभ बच्चन की लाइफ से 3 फिल्में निकाल दो तो अमिताभ बच्चन नहीं रहे। दीवार, द ग्रेट मेरे अंकल की पिक्चर, जिन्होंने उनको बैक किया उनके कन्विक्शन से, जंजीर, उनको क्यों भूल जाते हैं? और देखो अमिताभ बच्चन की लाइफ, द ग्रेट अमिताभ बच्चन की लाइफ में 3 आदमियों ने जिंदगी के रंग भरे। प्रकाश मेहरा, मसान देसाई और तीसरा यश, दीवार और कभी कभी और लव का ये सब एटीट्यूड दिया प्रकाश मेहरा ने एंड मनमोहन देसाई। फिल्मी एटीट्यूड दिया मनमोहन देसाई, हमारा बंद है ना। प्रकाश मेहरा ने उनकी इंटेंसिटी को छुआ, जब तक बैठने के लिए नहीं कहूँ तो ये खोज तो वो सलीम अंकल और जावेद अख्तर की। अरे जावेद अख्तर साहब के बारे में बड़ी अच्छी बात है, जिनके भाई सलमान अख्तर ने एक शो आता है। और मुझे मेरे जो सेकंड गुरु हैं जिनको मैं बहुत मानता रहा हूँ जिंदगी में, वो है मरहूम कादर खान जी। इनको लोग क्यों भूल जाते हैं, उनसे कोई इन बारे में क्यों नहीं बात करता? मुझे इस बात का हमेशा गम है, हमेशा। पता है आपको मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स कादर खान ने खुद ही कहा है, कादर साहब ने, कि मैं टेप करके डायलॉग्स भेजता था कि अमित जी को कि ऐसे बोलना, ये से किस किस की कब्र पे रो रही हो मेरे बच्चों, इस शेर खामोशा की मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे हैं, किसी का कोई माँ, किसी का कोई भाई, किसी का कोई बहन। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठोकर बात सुख को और अपना ले दुख को। दुख तो हमारा जीवन साथी है, हर पल हर वक्त हमारे साथ रहेगा। सुख को भी आज है, क्या सुनने मिलेगा ये कहाँ मिलेगा भैया? Why don't industry think and talk about
देयर शुड बी, मैं सब आज बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कादर खान जी के नाम पर, मरहूम जी के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वही अब नहीं आ रहा था। कल मैं एक फिल्म के प्रीमियर पे था, मैंने बात हो रही थी सलीम बहानी साहब से, प्रोड्यूसर रहे कई सारी, उन्होंने ये बात कही कि सेट पर कादर खान का होना ये निश्चित कर देता था या जो भी कलाकार एक्टिंग करने वाला है उसको कभी कोई बात कहनी है, कुछ सलाह देनी है, डायलॉग में कोई इशू है, राइटर का कोई इशू है, मतलब कादर खान जो है अपने आप में चलती फिरती एक इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थे और जिन्होंने मनमोहन देसाई को हिला दिया, प्रकाश मेहरा को हिला दिया, उनके राइटर्स, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं उनका सबसे प्यारा स्टूडेंट रहा हूँ और उनसे मैं सीखता रहा एक्टिंग के टिप्स, बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोलने, राइटिंग के बारे में, जबकि मेरे घर में भी मेरी स्कूल थी। बट कादर खान जी के साथ मैंने 4 फिल्में की और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और अपने दिल की बात करते थे कि मुझे बताते थे कि मैंने मुकद्दर का सिकंदर के टाइम पे कैसे डायलॉग्स टेप कर करके अमित जी को भेजता था, और उसे कादर खान जी ही अमिताभ बच्चन जी को अमित कहते थे। तो अमित जी कभी नहीं कहा उन्होंने, कहता अमित ऐसे बोलना ये। उन्होंने कई बार गोविंदा को भी टिप्स दिए, गोविंदा का तो बिल्कुल बिल्कुल गोविंदा, और उन्होंने तो मतलब ये बताया गोविंदा ने कई बार इंटरव्यू कि हम साथ में बैठ के लाइनें लिख रहे होते थे, वहीं पर चीज़ें तैयार हो रही होती थी, क्या करना है। राजा साहब पूरी लाइनें लिख रहे हैं, फिर वो बोल के बता रहे हैं। एक बात बहुत खूबसूरत सलमान अख्तर साहब ने कही जावेद अख्तर के बारे में कि सलीम जावेद की फिल्मों में जो अमिताभ बच्चन का जो एंग्री अंदर वाला जो किरदार निकल कर आया, वो असल में जावेद अख्तर की निजी ज़िंदगी से बहुत मिलता जुलता था। हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे, क्योंकि उनसे बात हुई, उससे पूछा गया कि भाई एंग्री यंग मैन, तो कहते हैं कि भाई इनका बचपन जो था इनके अंदर वही गुस्सा था, जो गुस्सा इन्होंने फिर बाद में अपनी लेखनी में अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले किरदार के जरिए निकाला। हो सकता है। कई बार होता है क्या, जब आपने कहा कि एक व्यक्ति की कामयाबी में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और उन सारे लोगों का जो जिंदगी में स्ट्रगल रहा है, वो जिस चीज़ों से होकर गुजरे, वो सारी चीज़ें निकाल कर रखा है। हो सकता है, कितने हैं, क्योंकि भड़ास जो है वो पेपर पे भी आएगी। हाँ, जब कहीं मन के अंदर किसी कोने में तो निकल के तो आने वाला है। लेकिन सर एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोगों को, बड़े बड़े आर्टिस्टों को जो है जिनके हाथ में फिल्म इंडस्ट्री की पावर्स हैं, जो अब फिल्म इंडस्ट्री उनके नाम पे चलती हैं, कितने भी हैं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस ज़माने में लोग सुनते थे कंटेंट के, तब जाके अच्छी फिल्में बनती थी। तो वो थोड़ा टाइम निकालें और अच्छे राइटर जो भी हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनको लगे वो टाइम दें, किसी ने भी अगर टाइम दिया, वो टाइम दें कंटेंट सुनने के लिए, तभी अच्छी फिल्में बनेगी, उनका करियर भी आगे जाएगा। पहले ज़माने में लोग टाइम दिया करते थे। मेरे पापा भिखारी थे, फर्श से अर्श दिलीप कुमार ने पहुंचाया, लेकिन जब फर्श पे थे तब दिलीप कुमार ने उन्हें सुना, तब तो जाके अर्श में आए। वो मौका ही नहीं मिलता। वो 20 साल की उम्र में मेरे पापा ने पहली स्क्रिप्ट दिलीप कुमार को महबूब स्टूडियो में सुनाई, और दिलीप साहब ने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया, लेकिन वो मीटिंग 4.5 घंटे चली। मेरे पापा ने 4 घंटे में, 4.5 घंटे में जिंदगी की सारी स्क्रिप्टें सुना दी जो उनको याद थी, और वो चस्पा देखकर मेरे फादर के सिर पे उन्होंने और अनऑफिशियली वो पिक्चर जो पार्ट्स में शूट हुई थी, बोला अनऑफिशियली इस पिक्चर को जरा हेल्प करो, वो जज करना चाहिए, वो ठीक करना चाहिए। उसके बाद में जब कौशल भारती बना, फिर बोला बेटा आ जाओ, तब शुरू की फिर हुई आदमी, मनोज कुमार के और डायलॉग्स। फिर मेरे पापा ने ट्रेंड ओपन किया पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कभी भी लाइफ में नहीं हुआ। राम और श्याम वो क्लासिक, उसके बाद सीता गीता, चालबाज, ये वो, दैट वाज रिटन बाय। फिर मेरे पापा ने हेल्प की टू राइट संघर्ष। देन ही शिफ्टेड ऑन टू तेरे मेरे सपने, देवानंद कैंप, गैमलर, मेरा मन तेरा प्यासा। देन in his life, the great Firoz Khan.
और फिर मेरे पापा ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माफिया फिल्म बनाई जो आज तक कोई नहीं। फिर कौशल भाटी साहब को चलते रहे और काफिला बढ़ता गया। लास्ट उनके डेथ से पहले उन्होंने लिखी, वो भी एक बड़ी सी द सोर्ड ऑफ टिपू सुल्तान। अगेन लोग टाइम नहीं देते हैं दूसरों को सुनने के लिए। आज आपने मुझे टाइम दिया तो मैं आपको मेरी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपके माध्यम से लोग जानेंगे जो मरूम हो गए हैं। नहीं, बहुत जरूरी है। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को जानने बताऊँ, और ये मेरी आपसे कोई ऐसी नहीं कि इस मुलाकात के बाद हम मिलने वाले नहीं हैं, हमारे भी मिलेंगे और बहुत से अलग अलग शख्सियतों पर हम बात करेंगे जिनसे भी जुड़ी आपकी कुछ यादें हैं या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ। तो चाहूँगा कि आप सीधा शेयर करें, तो बहुत ज़रूरी होता है कि सीधे लोग आपसे सुनें। आज की तारीख में मुझे अगर किसी ने इतनी मान और रिस्पेक्ट जितनी भी दी है, वो सिर्फ एक ही आदमी, वो है शाहरुख। आप अपनी जवान कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहा हूँ। और मैंने अपने वालिद साहब के बारे में बात भी की, उनका बोलना ही काफ़ी था। उन्होंने बोला आपके पापा की जितनी स्क्रिप्टें हैं आप मेरे घर पहुँचाओ, मैं रात भर पढ़ता रहूँगा उनकी स्क्रिप्टें, और जो मुझे ठीक लगेंगी आई वुड लाइक टू रीड। मैंने उनसे यही कहा था कि पापा की जितनी स्क्रिप्टें हैं, जो गोल्ड माइन्स जो उसने बैठा था, हो सकता है कि कुछ आपकी रेड चिलीज के कारण, इससे ज़्यादा मैं ब्लैंक चेक क्या दूंगा, क्योंकि वही मेरा ब्लैंक चेक है। और उन्होंने इस बात का मान रखा और उन्होंने बोला कि आई विल सी टू इट दैट यू रिमूव ऑल द बेस्ट थिंग्स, गिव इट टू मी, आई विल टेक इट होम। और रात को मैं बैठ के पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ने का शौक पढ़ते हैं। मैंने बोला सर यार शब्दों से किले खड़े हो। नहीं, बहुत अच्छी बातचीत रही अर्जुन जी हमारी आपकी, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सुनने वाला बहुत बड़ा होता है बोलने वाले से, तो आपने वक्त निकाला, मुझे टाइम दिया, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल और ज़्यादा आगे बढ़े, तरक्की करें आप। और मैं भी सारी बातें जो एक इंटरव्यू में नहीं होंगी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।